Hi friend, welcome back. In this video, we will discuss about a logistic regression model. So, we will discuss about today's agenda. Firstly, we will see what's the logistic regression model. Second thing, what's the benefit of logistic regression model. Third is, what's the example of logistic regression model. Fourth is, how to build a logistic regression model. Fifth is, how to work logistic regression model. So now we will discuss each and everything about this topic. Before we start the topic, please subscribe the PK tutorial and hit the bell icon for upcoming video notification. Let's start. Hi friend, in this video we will discuss about logistic regression model. This video will be in Hindi. If you have any language problem, then you will contact me on Instagram. I will surely help you. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल जो होता है वो कैटेगरिकल डेटा के लिए काम में लिया जाता है। मतलब कि हमारे पास में अगर कैटेगरिकल डेटा है, कैटेगरिकल बोले तो जैसे जेंडर है, जेंडर के अंदर मेल फीमेल एक कैटेगरी हो गई एक तरीके से कि मेल का है या फीमेल है। क्वालिफिकेशन है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ये क्या हो गई हमारे पास में कैटेगरी हो गई। तो ये हमारे पास में कैटेगरिकल डेटा पे लगता है। लेकिन हम इसको किस में चेंज कर लेंगे? न्यूमेरिकल डेटा में। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे पास में ये एक डेटा सेट है जो डेटा फ्रेम है बैंक के नाम से, और मैंने इसमें रीड करवा ली है बैंक क्रेडिट कार्ड की CSV फाइल जो कि हमारे इन्वायरमेंट में शो हो रही है, और बैंक के नाम से हमारे क्या बन गई है? डेटा फ्रेम बन गई है। तो ये हमारे पास में कैटेगरिकल डेटा था, जैसे जेंडर मेल एंड फीमेल। तो हमने क्या नंबर दे दिया है इनको? 1 और 2। वैसे ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैरिटल, एज, ईयर। तो इसके बारे में सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। इस डेटा सेट में है क्या और कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं और क्या क्या इसके अंदर है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे 25 वेरिएबल है, 25 वेरिएबल हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ओके। और 30,000 क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हमारे पास में ये एक बैंक का डेटा है जिसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड के कस्टमर की डिटेल है। अब इस मॉडल से हमें करना क्या है और क्या हमें नीड है? तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम है वो है हमारे पास कस्टमर आईडी, क्रेडिट अमाउंट, जेंडर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैरिटल, एज, ईयर, रीपेमेंट स्टेटस फरवरी। ऐसे ही हमारे पास में ये है जून तक, रीपेमेंट स्टेटस जून तक। और उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है जैन बिल अमाउंट। ये बिल अमाउंट है हमारे पास में, और कहाँ तक आएगी? ये जून तक आएगी, यानी कि जैन से लेके जून तक। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट डेटा सेट नहीं है ये, बस आपको ध्यान में रखना है कि किसका मतलब क्या होता है। ये है हमारे पास में प्रीवियस पेमेंट जैन और प्रीवियस पेमेंट फरवरी। तो ये भी हमारे पास में कहाँ तक आएगी? जून तक आएगी, ये आ गई। और ये है हमारे पास में डिफ़ॉल्ट पेमेंट। यहाँ पे 1 और 0, इसका मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे। तो इस पहले CSV फाइल जो ये डेटा सेट है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कॉलम है जो कि कस्टमर आईडी के नाम से है, जो कि सभी कस्टमर का यूनिक है। जैसे राम, श्याम, कुछ भी है नाम, तो उनका एक यूनिक आईडी मिल गई है जो कि कस्टमर आईडी है यहाँ पे। और उसके बाद में उसकी क्रेडिट अमाउंट है। क्रेडिट अमाउंट के बाद में हमारे पास में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्वालिफिकेशन, उनकी मैरिटल स्टेटस, एज, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास में रीपेमेंट की स्टेटस है। रीपेमेंट के बाद में बिल अमाउंट है, और बिल अमाउंट के बाद में प्रीवियस पेमेंट की स्टेटस है। और उसके बाद में हमारे पास में लास्ट जो कॉलम है वो आ जाता है हमारे पास में डिफ़ॉल्ट पेमेंट का। तो अब ये क्या क्या चीज़ है ये हम समझते हैं। तो हम चले जाते हैं इनकी डिटेल में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन 25 वेरिएबल की डिटेल। फर्स्टली कस्टमर आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच कस्टमर, यानी कि सभी कस्टमर की अलग अलग आइडेंटिटी नंबर है। उसके बाद में है क्रेडिट अमाउंट इन डॉलर, ये डॉलर में दिया गया है। जेंडर 1 मीन्स मेल, 2 मीन्स फीमेल। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पे मैं आपको ये डिटेल भेज दूँगा। तो हम आगे की चीज़ शुरू करते हैं। यहाँ पे एक
काम की चीज़ देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पेमेंट क्या है? डिफ़ॉल्ट पेमेंट ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ आता है हमारे पास में मॉडल में, तो 1 मीन्स कि वो कस्टमर हमारे पास में नेक्स्ट मंथ में कंटिन्यू रहेगा, और 0 आता है इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर ड्रॉप कर देगा, यानी कि हमारे साथ में कंटिन्यू नहीं रहेगा। इस डेटा सेट को समझने के बाद में अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि कितने कस्टमर कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट मंथ में और कितने ड्रॉप करके चले जाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी डिप्लायर को इंपोर्ट करवा लेना है। इसके बाद में STR बैंक, यानी कि हमें उस बैंक के जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर कितनी कैटेगरीज हैं, उसका क्लास क्या है, ये सब चीज़ें अब हमें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले हम STR का कमांड का यूज करेंगे। STR के अंदर हमें मिल जाती है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो देखिए, ये इंटीजर है, ये न्यूमेरिकल है, ये फिर इंटीजर है, डिफ़ॉल्ट पेमेंट। तो हमें सभी कॉलम की क्लास हमें पता चल जाती है इसके थ्रू। कस्टमर आईडी जो है ये हमारा इंटीजर है, क्रेडिट अमाउंट हमारा न्यूमेरिकल है। तो हमें इनकी सभी की क्लास पता चल जाती है और हमारे पास में उसकी वैल्यू क्या है वो आ जाती है इस कमांड का यूज करके, STR कमांड का यूज करके। आफ्टर देन एज सप्लाई से क्या होगा हमारा कि इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास में सभी कॉलम के अंदर कितनी यूनिक वैल्यू है। तो ये हमारे पास में इस डेटा सेट के अंदर कितनी यूनिक वैल्यू है, इस चीज़ का हमारे पास में काउंट आ गया। जैसे जेंडर मेल और फीमेल 2 ही था, यूनिक था, तो यहाँ पे 2 काउंट आ गया। क्रेडिट अमाउंट हमारे पास में 64 है, मैरिटल हमारे पास में 4 है। आफ्टर देन वी यूज एज सप्लाई फॉर क्लास, तो ये हमारे पास में क्लास आ गई है सभी की। इसके बाद में हमें क्या करना है, नो कॉलम हैविंग द ब्लैंक वैल्यू। अब हमें क्या करना है कि हमें इस डेटा सेट के अंदर ब्लैंक वैल्यू नहीं रखनी है। रन कर। नाउ वी विल लुक EDA पार्ट। What is the EDA? EDA full form is Exploratory Data Analysis. EDA is used for seeing what the data can tell us before the modeling task. बेसिकली EDA के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा डेटा क्या कह रहा है। जैसे कैटेगरिकल डेटा है तो मेल और फीमेल की फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी है क्या। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं EDA पार्ट में। तो इसके लिए हमें रन करना होगा हमारा ggplot2 लाइब्रेरी। यहाँ पे हमने रन कर दिया है। अब हमारे पास में जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट है 1 और 0, तो 1 और 0 की हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिल रही है कि हमारे पास में 0 के कुछ ज़्यादा आ रहा है और 1 का कम आ रहा है, यानी कि ड्रॉप करने वाले बंदे ज़्यादा है और 1 मतलब कंटिन्यू रहने वाले नेक्स्ट मंथ में वो ज़्यादा है। सॉरी, 0 ड्रॉप करने वाले ज़्यादा है और 1 मतलब कंटिन्यू रहने वाले कम है। उसके बाद में हम देखते हैं जेंडर के ऊपर। जेंडर के ऊपर हमने रन किया तो जेंडर का भी जो हमारा प्लॉट बन के आता है उससे हमें पता चल रहा है कि 1 इज मेल 2 इज फीमेल, तो हमारी फीमेल कस्टमर ज़्यादा है, मेल कस्टमर कम है। उसके बाद में हमारा आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारी यहाँ पे भी हमारे 1 by 1 आएगा, यानी कि नंबर्स में आएगा। 1 इज़ अंडर ग्रेजुएट, 2 इज़ ग्रेजुएट, तो इस तरीके से हमारा आता है। तो इसको हम जूम करके देखेंगे, हमारे पास में 2 रेंज आ रही है ज़्यादा, यानी कि 2 कलर ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन कलर को हम देखेंगे 1 and 2। 1 and 2 हमारा क्या था, अभी देख लेते हैं हम। 1 and 2 था हमारा अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट, यानी कि हमारे पास में जो कस्टमर है वो या तो हमारे अंडर ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है, तो इनके नंबर ऑफ वैल्यू ज़्यादा है। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस में हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी देखते हैं। ये हमारे पास आ रहा है, 2 कलर आ रहे हैं, दोनों कलर के क्या है वैल्यू 1 and 2। 1 and 2 देखते हैं हम क्या है यहाँ पे। 1 इज़ मैरिड, 2 इज़ सिंगल, तो ये हमारे पास में 2 कैटेगरी थी। इसके बाद में हम देखेंगे आउटलायर्स। नाउ वी विल लुक आउटलायर्स। व्हाट इज़ द आउटलायर? सो वी विल डिफाइन इट। An outliers is an observation that lies an abnormal distance from the other value. अब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज दैट किसी चीज़ की वैल्यू है 0 to 10,000। अब 10,000 तक है, लेकिन
अगर कोई 35,000 की वैल्यू की कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमारी हो जाती है आउटलायर्स, यानी कि हमारे पास में किसी मार्केट में 0 से लेके 10,000 तक किसी चीज़ की कीमत है, यानी कि फ्री में भी मिल रही है और 10,000 तक भी मिल रही है वो। लेकिन किसी चीज़ की कीमत अगर 35,000 है तो 35,000 और 10,000 इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है, गैप आ जाता है। तो वो हमारा क्या है, 35,000 एक आउटलायर है। यहाँ पर अब हम सभी कॉलम के अंदर आउटलायर देखेंगे और आउटलायर को रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं काम कैसे होता है। सबसे पहले हम प्लॉट रन कर देंगे। तो ये हमें दिखाई दिया है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है और सीक्वेंस के बाद में यहाँ पे एक आउटलायर हमें दिखाई दे रहा है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, एक गैप आ रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन एक बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, आउटलायर है। अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा आउटलायर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। अभी हमें क्या करना है कि इनकी परसेंटेज देखते हैं कि कहाँ पे गैप आ रहा है। तो इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। तो ये देखिए, एक सीक्वेंस में चल रहा है 20,000, इसके बाद में 20,000, 30,000 और इसी तरीके से एक सीक्वेंस में चल रहा है। लेकिन गैप कहाँ पे आ रहा है, गैप यहाँ पे देखेंगे हम तो 5 लाख और यहाँ पे आ जाता है 20 लाख, यानी कि 5 लाख और 20 लाख के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और यहाँ से भी हमें देखने से आइडिया लग रहा है कि गैप कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे है 5 लाख, यहाँ पे 20 लाख। तो सेकंड वैल्यू क्या है इसकी, 5 लाख। तो इसको हम कर देंगे रिप्लेस यहाँ पे। तो हमने ये क्या किया है, यहाँ पे हम कर देंगे 20 को 5 लाख कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे 5 लाख। अब इसको कर देना है रन करने के बाद में फिर से हम देखेंगे कि ये आउटलायर हटा है या नहीं हटा। तो ये देखिए, तो ये क्या हो गया, आउटलायर तो हट गया है, लेकिन एक यहाँ पे भी आउटलायर हमारा आ रहा था, उसको और हटाना है। तो ये हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये हमारा मिलेगा 40,000 के नियर अबाउट। तो देखना है अभी गैप कहाँ पे आ रहा है। अभी हम गैप को देखेंगे, ये देखिए, तो गैप हमें कहाँ पे मिलेगा, इसमें 1 बाय 1 देखना पड़ेगा हमें। लगभग 40,000 के अबाव मिलेगा। तो 40,000 ये हो गया यहाँ पे, और 80,000, 90,000 के बाद में डायरेक्ट आ रहा है 22 लाख। 90,000 के बाद में क्या आ रहा है, 2 लाख आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है इस डेटा में। ओके, और बाकी सभी सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 90,000। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा 90,000, और यहाँ पे भी हमें लिखना होगा 90,000। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से हमें सभी कॉलम के अंदर हमें उसके आउटलायर देखना है। जैसे कि देखिए, इसमें कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है सबसे बड़ा गैप। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी जो सेकंड वैल्यू होती है उससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हमने रिप्लेस करने की कोशिश की थी। तो हम देखते हैं अभी क्या हुआ, ये आउटलायर हट गया है, ठीक है। और इसी तरीके से जब तक हमारा आउटलायर सभी हट नहीं जाते हैं तब तक हमें उसे उसकी सेकंड वैल्यू से रिप्लेस करते रहना है। सेम इसमें भी होगा हमारा। तो ये जो आउटलायर आ रहा है इसको किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी हम दोबारा देखेंगे इसको। तो ये हमारा आउटलायर जो है हट गया है, ठीक है। अब हमें 1 बाय 1 सभी आउटलायर को देख लेना है सभी कॉलम के अंदर। ये हमारा लास्ट था जिसमें हमें यहाँ पे गैप मिला, और उसको हम रिप्लेस करने के बाद में ये रिप्लेस हमने कर दिया। अभी हम देखेंगे तो ये गैप हमारा क्या हो गया है, फिल हो गया है, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ एक साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको 1 बाय 1 ये चेक करना है। आपको अगर ये कोड चाहिए तो आप मुझसे कोड ये इंस्टाग्राम पे मांग लेना, वहाँ से मेरे मेल आईडी से मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो ये हमारा हो जाता है EDA पार्ट कंप्लीट। अब हम इसके बाद में देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करेंगे। हमारा कंप्लीट काम, जैसे कि डेटा क्लीनिंग था
और भी बाकी पार्ट थे हमारे कि डेटा हमारा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब हमने काम जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें मॉडल बिल्ड करना है। आफ्टर EDA वी विल बिल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल। सो फर्स्टली हमने डेटा फ्रेम का नाम लिखा और 3 to 12 का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा जो जेंडर से लेकर के रीपेमेंट स्टेटस जून तक, ये हमने क्या किया है, इसका स्केल मैप किया है। यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक कस्टमर जो कंटिन्यू चल रहा है उसकी ट्रांजैक्शन कैसे रही है और उसका बिहेवियर कैसा रहा है, मतलब कि उसने ट्रांजैक्शन किस लेवल पे की है और उसने क्रेडिट कार्ड की अमाउंट सबमिट की है प्रॉपर टाइम पे या नहीं की। तो इससे हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि वो कस्टमर नेक्स्ट मंथ में भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डमी डेटा सेट बनाया है। डमी डेटा सेट में हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट रखा है। यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट क्या होता है कि सपोज दैट हमारे पास में एक डेटा सेट है, तो हमने उसमें से कुछ पार्ट उस मॉडल को बिल्ड करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक अलग से डेटा सेट दिया है। ये रेशियो जो होता है वो होता है 70 to 80% हम ट्रेनिंग डेटा सेट को रखते हैं और 20% to 30% जो है टेस्टिंग डेटा सेट को रखते हैं। आफ्टर देन हमारे पास में कुछ लाइब्रेरी की हमें नीड होती है इन एल्गोरिथम को रन करने के लिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चेक टारगेट वेरिएबल रेशियो। तो इनसे हम अलग अलग लेवल पे, जैसे डिफ़ॉल्ट पेमेंट होती है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम अलग अलग वेरिएबल के ऊपर हम इसको चेक करेंगे। लाइक जैसे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि ये वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको कंप्लीट एल्गोरिथम बता दूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। तो आफ्टर देन वी विल क्रिएट मॉडल। तो ये हमारे कुछ मॉडल है, मॉडल फर्स्ट, मॉडल सेकंड। तो हमने इसके पीछे कुछ एल्गोरिथम लगाई है। जैसे ही हम इन मॉडल को रन करेंगे, सपोज दैट मैं एक मॉडल को रन करके दिखाता हूँ, तो ये हमारा मॉडल रन हुआ है और इसमें हमारी AIC आ गई है 13,162। AIC हमारी ये डिफ़ाइन करती है कि वो मॉडल कितना बेस्ट है, मतलब उसकी क्वालिटी कितनी बेस्ट है। तो जितनी अच्छी इसकी AIC होगी उतना ही अच्छा वो मॉडल होगा। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ मॉडल हैं। इन मॉडल को रन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी रन नहीं कर रहा हूँ। ये फर्स्ट मॉडल जो था ये जल्दी रन हो गया, इसलिए मैंने रन कर दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम इनकी जो प्रिडिक्शन जो हुई है, हमारी प्रिडिक्शन जो हमारे मॉडल ने की है, तो उसकी हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वो मॉडल कितना % एक्यूरेट है और कितना % नहीं है। तो ये हमारे पास में कुछ एल्गोरिथम होती है, जैसे हमारे पास में 0 जो ड्रॉप करने वाले हैं, 1 जो कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो ये हमारी प्रिडिक्टेड है और ये हमारा एक्चुअल डेटा सेट है। तो हम इसके बाद में जैसे लाइब्रेरी होती है, कैरेट लाइब्रेरी होती है जिसकी अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, और ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है जो कि हमें बताती है कि इस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आई है, जैसे इसकी सेंसिटिविटी क्या है, पोस्ट प्रिडिक्शन वैल्यू क्या है, तो इस तरीके से बैलेंस एक्यूरेसी क्या है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझने की है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगा। एटलीस्ट हमें इतना पता चल गया है कि हम एक मॉडल जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल होता है उसका डेटा सेट कैसा होता है, कैसे उसको रन करते हैं और कैसे उसका रिजल्ट निकलता है, तो मॉडल का क्या काम है और कैसे उसका रिजल्ट यूजफुल होता है। तो ये सब चीज़ें हमने अभी सीखी है। मॉडल आपने नहीं सीखा है, क्योंकि मॉडल सीखने के लिए आपको बहुत सारी मुझे वीडियो बनानी होंगी और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि मैं 1 by 1 वीडियो बनाऊंगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। दोस्तों, ये सभी कोड रन करने के बाद में हमारा मॉडल जो है क्रिएट हो चुका है, उसने अपना रिजल्ट दे दिया है। वही आउटपुट हम देखेंगे इस CSV फाइल में, जो कि हमने सेव की है submission1.csv। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा रिजल्ट है, जिसमें हमारी यहाँ पे कस्टमर ID है और डिफ़ॉल्ट पेमेंट। यहाँ पे जो 1 है वो मतलब कंटिन्यू रहेंगे और 0 जो है वो मतलब कि ड्रॉप कर देंगे। तो इसकी पिवट लगाकर हम देखते हैं, तो जो हमने टेस्ट किया था उसकी हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसको मैं काउंट के ऊपर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ।
तो हमारे पास में जो 12,000 एंट्री थी उसमें से कितने परसेंट चांसेस है, इसमें से 5,371 चांस है कि हमारा मॉडल बता रहा है कि हमारे वो क्या रहेंगे, ड्रॉप कर देंगे। और 6,630 चांसेस ऐसे हैं, मतलब कस्टमर ऐसे हैं 12,000 में से जो कहते हैं, हमारा मॉडल कहता है कि वो हमारे साथ में कंटिन्यू रहेंगे, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में भी वो क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो मॉडल था वो क्रिएट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी कि कैसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करके हम अपना मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, और इसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं क्रेडिट कार्ड के वो हमारे साथ में कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज अलग अलग मॉडल बिल्ड करने में किया जाता है, जिनका हम 1 बाय 1 समझते जाएंगे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसके साथ में आप जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा द पीके ट्यूटोरियल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द पीके ट्यूटोरियल।